मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आज डिस्कस होने वाले हैं एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में और मोस्ट टॉपिक्स के बारे में जो कि अक्सर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जो चाहे वो ICAR हो, चाहे यूपी कैटेट हो, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम डेली लेकर आएंगे आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर के क्वेश्चन, जो कि ICAR एग्रीकल्चर या TA एग्रीकल्चर का जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं और आपको समझाते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखा है कि आज का टॉपिक है फसलों का विशिष्ट वर्गीकरण, स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फसल जो होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, वो निम्नलिखित 5 प्रकार के या 6 प्रकार के बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम मुख्य जो टाइप्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा पुटअप किए गए हैं क्वेश्चन, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला जो क्रॉप है यहाँ दिया गया कवर क्रॉप। कवर क्रॉप होता क्या है जानते हैं? कवर क्रॉप ऐसा, कवर मीन्स क्या होता है? कवर मीन्स क्या करना, किसी चीज़ को कवरिंग करना। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, आप नोट कर लीजिए, ऐसी फसलें जो भूमि को ढककर, कवर मीन्स होता है ढकना, भूमि को ढककर रखती हैं तथा भूमि को क्षरण से बचाती हैं। ऐसी फसलों की वानस्पतिक वृद्धि तेजी से होती है और मिट्टी के ऊपर एक आवरण बनाती है। इसकी जड़ें मिट्टी में जाल की तरह फैल जाती है। जो इसकी जड़ें होती हैं वो मिट्टी में जाल की तरह फैल जाती हैं, जिससे वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव कम होता है। जैसे उर्द होता है, इसमें जैसे उर्द होता है, मूंगफली होती है, पैरा ग्रास होता है, शकरकंद होता है, लोबिया, ये जो फसलें होती हैं ये कवर क्रॉप होती हैं। ये फसलें बहुत ही इम्पोर्टेंट देती है मृदा को, क्योंकि ये फसलें जो होती हैं ये एक प्रकार की ऐसी फसलें होती हैं जो कि मिट्टी को जाल के रूप में एकत्रित कर लेती है और ख़ासकर ये नाइट्रोजन भी एकत्रित करती है अपने तनों में, जिससे जो भी नाइट्रोजन होती है वो मिट्टी जो मृदा होती है उसमें इकट्ठी होते चली जाती है। जिससे क्या होता है, जब नाइट्रोजन कलेक्ट होता चला जाता है मृदा में, तो बाद में आप अगर कोई और फसल उसमें बोते हैं या सोइंग करते हैं तो वो फसलें जो होती हैं उनके लिए आपको नाइट्रोजन देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि अगर नाइट्रोजन 20 kg चाह रहा है तो आप अगर 5 kg या 3 kg या 4 kg कुछ भी दे रहे हैं तो वो आपके फसल के लिए नुकसानदायक नहीं होगा। अगला नेक्स्ट चलते हैं काउंटर क्रॉप। अब काउंटर क्रॉप क्या होता है? समुच्च रेखाओं पर या इन रेखाओं के अनुरूप उगाई जाने वाली फसलें काउंटर क्रॉप कहलाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमि तथा जल संरक्षण को होता है। ऐसी फसलें होती है जो जल संरक्षण के लिए और भूमि संरक्षण के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, वो क्या होती है? काउंटर क्रॉप होती हैं। अगला नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि नेक्स्ट है आपका जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम बताते चलेंगे आपको। जो बॉर्डर या गॉर्ड क्रॉप्स होते हैं, कुछ फसलें खेत के बॉर्डर के रूप में, आप देखेंगे कि बहुत सारे किसान बहुत चालाक हो गए हैं। वो क्या करते हैं कि अपनी फसल जब बोते हैं तो इम्पोर्टेंट जो फसल होते हैं जिससे उनको मुनाफा लेना है, वो फसल बीच में बोते हैं और उसके चारों तरफ ये वो या तो कांटेदार फसल को की सोइंग करते हैं या तो वो ऐसी फसल का सोइंग करते हैं जिससे उनके क्रॉप्स पे कोई हानि ना हो। मतलब आप समझ नहीं पा रहे होंगे। अगर वो फसल ऐसे बो रहे हैं, ये जैसे इनकी इम्पोर्टेंट फसल हो गई, लेकिन इसके किनारे किनारे वो ऐसी फसल बोएंगे, जैसे यहाँ पे उन्होंने फसल अपना बो दिया है, लेकिन इसके किनारे किनारे वो ऐसी फसलें बोते हैं जो कि बहुत ही लाभदायक होती है। जैसे वो फूल की खेती अगर करते हैं तो अगर कोई भी इंसेक्ट आता है, और इंसेक्ट आप जानते हैं इंसेक्ट मीन्स कीड़ा होता है, तो वो सबसे पहले आकर्षित होगा फूल पे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा लाइटली
या बहुत ही अच्छा दिखने वाला होता है, उसी पे सबसे ज़्यादा इंसेक्ट आते हैं, तो इस पे वो आकर्षित करेंगे। लेकिन लेकिन अगर अगर आप कांटेदार यहाँ पे किनारे किनारे बोते हैं, तो क्या होता है कि कांटेदार अगर रहेगा तो कोई भी पशु, जानवर या कुछ भी इसके अंदर इंटर नहीं कर पाएंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है, हम आपको दिखा भी देते हैं। वही पे यहाँ पे भी लिखा है, बॉर्डर या गार्ड, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखा है कि कुछ फसलें खेत के बॉर्डर के रूप में या जंतुओं से सुरक्षा हेतु मुख्य फसल के चारों ओर बॉर्डर के रूप में उगाई जाती हैं, जो कि बैरियर्स होती हैं, बैरियर्स के रोधी फसलें जिसे कहा जाता है। हवा की गति को भी कम करती हैं, जैसे कुछ भी बो सकते हैं, वहाँ के चारों तरफ कुछ भी लगा देते हैं, कोई ऐसी फसलें लगाते हैं जैसे कुसुम हो गया। ऐसी फसलें प्रायः कांटेदार होती हैं, चने के खेत के चारों ओर कुसुम बर्रा इसी उद्देश्य से लगाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, इंसेक्ट के लिए भी और जानवरों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगला नेक्स्ट है कॉमर्शियल क्रॉप। तो कॉमर्शियल क्रॉप्स के बारे में हम बात करेंगे। कॉमर्शियल क्रॉप्स वो होता है जो कि यहाँ पे ये कॉमर्शियल क्रॉप है, व्यावसायिक फसलों का उत्पादन आमदनी के ख्याल से किया जाता है। जैसे कॉमर्शियल जो क्रॉप्स होते हैं वो व्यावसायिक के रूप में यूज करते हैं, जैसे कपास हो गया, तंबाकू हो गया। मतलब एक तौर पे अगर मान लीजिए इसे कैश क्रॉप भी कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं कह पाएंगे, क्योंकि कैश क्रॉप जो होती है, जो कैश क्रॉप होती है ओनली कैश क्रॉप, मतलब आप तुरंत फसल बोते हैं फिर उसके बाद मार्केट में ले जाते हैं और उससे तुरंत आपको मुनाफा मिल जाता है, तो वो होता है कैश क्रॉप। लेकिन कॉमर्शियल क्रॉप्स होता है जो कि व्यावसायिक फसलों का उत्पादन है। ये क्या होता है कि जैसे जूट हो गया, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, गन्ना हो गया, ये भी फसलें अगर आप आम तौर पे देखेंगे, अगर आप आज जानकारी लेंगे इसके बारे में, ज़्यादा सर्च करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसको भी कैश क्रॉप के रूप में ही माना जाता है, लेकिन इसे कॉमर्शियल क्रॉप भी माना जाता है, क्योंकि आजकल ये कॉमर्शियल यूज की तरह हो गया है। जैसे जूट के बिना कुछ हो नहीं सकता, कपास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और तंबाकू तो हर कोई आपके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम आपके लिए विशेषकर नहीं करें, ये थोड़ा सा जोकिंग था। वही गन्ना के बिना आप नहीं, अधूरे हैं, क्योंकि शक्कर से लेकर कोई भी मीठा पदार्थ अगर आप बनाते हैं तो शुगर की बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका कैच या इमरजेंसी क्राफ्ट। अब कैच या इमरजेंसी क्राफ्ट क्या होते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जो कैच या इमरजेंसी क्राफ्ट होते हैं इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। जब मुख्य फसल क्या होता है कि जो मुख्य फसल होता है वो असफल हो जाता है। जब भी मुख्य फसल असफल हो जाता है तो आप सोचते हैं कि यार क्या बोएं, अब क्या होगा, मेरी फसल तो ख़राब हो गई, हम क्या करें। तो आप तुरंत जल्दीबाजी में, हम आपको समझाने के लिए ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप उसके लिए कुछ गलत ना समझिएगा, तो आप कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं कि हम कुछ कर जाएं, तो आप क्या करते हैं, कोई भी ऐसी फसल बोते हैं जो कि कम डेज, जैसे 30 दिन में अगर पिछली फसल बोए थे लेकिन वो चल नहीं पाया, वो हो नहीं पाया, तो आप ऐसी फसल बोते हैं कि जो कि 5 दिन में ही कंप्लीट हो जाए। ऐसी कोई फसल नहीं है जो 5 दिन में कंप्लीट हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो ऐसी फसल बोते हैं जो कि 5 दिन में, 30 दिन की फसल थी, आपने बोया लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई, कोई ऐसा रोग लग गया या तो कुछ लग गया या तो किसी वजह से नहीं हो पाया, तो आप ऐसी दूसरी फसल बोते हैं जिससे वो 5 दिन में हुई कंप्लीट हो जाए, कम उसकी अवधि लगे और सीड्स ज़्यादा दें और प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, जो भी फसल बोते हैं वही कैच क्रॉप या इमरजेंसी क्रॉप कहलाती है। अब पढ़ लीजिए, यहाँ पर लिखा है, जब मुख्य फसल असफल सिद्ध होती है तब आकस्मिक रूप से ऐसी फसलें आगामी ऋतु को पकड़ने के लिए उगाई जाती हैं। ऐसी फसलें प्रायः अल्प अवधि एवं तेजी से वृद्धि करने वाली होती हैं, जो आसानी से काट कर किसी भी समय उपयोगी में लाई जा सकती है, जैसे मूंग, उड़द, लोबिया, प्याज, मूली आदि। तो जैसा कि हमने बता दिया कैच क्रॉप्स के बारे में, अब चलते हैं आपको बताते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट है अभी हमने बताया था इसके बारे में, तो फिर से बता देते हैं। ये आपके लिए मैंने बताया था कि ट्रैप क्रॉप, और ऊपर जस्ट हमने एक और बताया था वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था। ट्रैप क्रॉप क्या होती है? ट्रैप क्रॉप होती है सेम टू सेम वही क्रॉप्स होती है जो यहाँ पे हमने आपको बताया था, जस्ट बॉर्डर क्रॉप्स।
वही क्रॉप सेम टू सेम यहाँ पे भी होती है, ट्रैप्स क्रॉप। अब ट्रैप्स क्रॉप्स के बारे में जान लीजिए कि ट्रैप्स क्रॉप्स होती क्या है। ट्रैप्स क्रॉप्स होती क्या है, यह क्या होती है कि जब चारों तरफ हम कोई भी फसल, अभी हमने हाल में समझाया है, जिसके चारों तरफ हम लोग एक बॉर्डर बनाते हैं। बॉर्डर क्राफ्ट्स बता दिए, वही सेम टू सेम है ट्रैप क्राफ्ट्स या बॉर्डर क्राफ्ट। अब ट्रैप जो होती है वो क्राफ्ट्स होती है ओनली इंसेक्ट के लिए होती है, इंसेक्ट से बचने के लिए होती है। तो इंसेक्ट से बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप जानते हैं कि इंसेक्ट हमेशा क्या होता है, जो भी इंसेक्ट होता है, जो भी इंसेक्ट होता है, जो भी इंसेक्ट होता है वो क्या करता है, सबसे पहले वो आकर्षित होती है जो अच्छे फूल से होते हैं। अगर आप देखते होंगे कि गार्डन में अगर बहुत अच्छा फूल रहता है तो उस पर इंसेक्ट ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। तो वैसे ही हम बताना चाह रहे हैं कि ये बॉर्डर चारों तरफ किसान बहुत चालाक होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ फसल जब बो लेते हैं, यहाँ बीच में फसल उनका लग जाता है तो उसके चारों तरफ वो कोई फूल की खेती कर देते हैं, जिससे वो फूल भी साथ में कमा बेचकर कमा सकते हैं विथ वो अपने मेन क्रॉप को, जो ये मेन क्रॉप है, ये जो मेन क्रॉप है उसको भी बचा लेते हैं। क्योंकि इंसेक्ट जब भी आएगा वो फूल पे आएगा और इसी पे एक देगा या फिर लार्वा होगा, फिर कैटर लार्वा को ही कैटरपिलर कहते हैं, फिर उसके बाद वो एडल्ट होगा। सारी क्रियाएं इसी किनारे पे हो जाएगी, वो बीच में नहीं पहुंच पाएगा। और जब वो बीच में नहीं पहुंच पाएगा तो इंसेक्ट आपकी फसल को प्रवाहित नहीं कर पाएगा, जिससे आपकी क्रॉप्स भी बच जाएगी और आपके मनी भी बच जाएंगे और विथ आ फूल बेच कर भी और अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने बता दिया ट्रैप्स क्रॉप्स के बारे में, अब चलते हैं एनर्जी क्रॉप्स। अब एनर्जी क्रॉप्स क्या होती है, एनर्जी क्रॉप्स वो होती है वो एक तरल पदार्थ होती है जिसको लेते ही आपके शरीर में एक एनर्जी उत्पन्न हो जाए। जैसे कि तरल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तरल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम अल्कोहल या इथेनॉल की खेती की जाती है। जैसे गन्ना से आप अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, आलू से कर सकते हैं, मक्का से कर सकते हैं, टपियोका या जट्रोफा। तो ये ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिससे आप तुरंत एनर्जी ले सकते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में लेकर आप तुरंत एनर्जी ले सकते हैं, इसलिए इसे एनर्जी क्रॉप्स कहा जाता है। जब भी आपके पेपर्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिखा रहेगा एनर्जी, निम्नलिखित में एनर्जी क्रॉप्स कौन सी है, तो आप वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा गन्ना, और बहुत सारी फसल दी जाएगी, तो आपको गन्ना पे टिक लगा के चले आना है। अगला नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया भारतीय फसलें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और लोग इसी पे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं रहता कि यार ये फसलें क्या होती हैं। अब पहले बता दूं कि भारतीय फसलें होती है समय और महीने और ऋतु और फसलें और विशेषताएं सभी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जान लीजिए कि ऋतुएं जो होती हैं वो 3 होती हैं, जो कि फसल बोने के लिए होती हैं। पहला होता है रबी, सेकंड होता है खरीफ और तीसरा होता है जो कि जायद होता है। अब रबी की फसल जो होती है ये किस समय बोई जाती है, किस महीने में बोई जाती है, ये मैं बताता हूँ। जो महीना होता है ये अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में आप बो सकते हैं। इसमें नवंबर चल रहा है, आप इसमें बुआई कर सकते हैं। बोकर फिर उसके बाद यही फसलें अप्रैल में काट ली जाती है, अप्रैल से मई के बीच में इसे काट ली जाती है। अब जब इसे काट ली जाती है तो इसमें कौन कौन सी फसलें होती है, इसके माइंड में आपके आता होगा। तो इसमें होती है गेहूं होती है, जौ होती है, चना होती है। यहाँ आप देख पा रहे हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, अलसी होती है। अब इसका विशेषता यह है कि ये हमेशा आप माइंड में डाले रहिएगा, हमेशा नोट कर लीजिएगा, जब ठंडी स्टार्ट होती है और जब ठंडी खत्म होने वाली होती है। जब ठंडी स्टार्ट होती है, जब ठंडी खत्म होने वाली, मतलब शीत ऋतु की फसलें होती है। क्या होती है, शीत ऋतु की फसलें होती है। अब नेक्स्ट बताते हैं आपको, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है खरीफ। सेकेंड जो ऋतुएं होती हैं खरीफ होती है। अब खरीफ की ऋतुएं जो होती है किस महीने में बोई जाती है, तो जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है, तो किस महीने में काटी जाती है, सितंबर से अक्टूबर में काटी जाती है। किस में काटी जाती है, सितंबर से अक्टूबर में। तो जो भी फसलें, खरीफ की जो भी फसलें हैं वो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर में काट ली जाती है। इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, सन, जूट, उड़द, तंबाकू बोई जाती है।
तो हमने बता दिया आपको कि खरीफ की जो फसलें होती हैं वो जून से जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसमें चावल और ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, सन, जूट, उड़द, तंबाकू आदि रहते हैं। अब ये फसलें जो होती हैं इसकी विशेषता यह है कि ये वर्षा काल की फसलें होती हैं, जिसमें वर्षा रेनी सीजन जिस टाइम स्टार्ट होता है उसी टाइम इसे बोया जाता है और काटा भी जाता है। ख़त्म होते हुए रेनी सीजन जब भी ख़त्म होता है, मतलब वर्षा ऋतु जब भी ख़त्म होने वाला होता है, उसी समय इसे काट ली जाती है। अब चलते हैं जायद फसल की तरफ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जायद फसल की तरफ हम पहुँच रहे हैं। ये है जायद की फसल। अब जायद की फसल की विशेषता यह है कि रबी और खरीफ, यहाँ पे देख पा रहे हैं रबी एंड खरीफ के बीच का अंतर निकालिए। ध्यान लीजिए कि अक्टूबर, नवंबर और अप्रैल मई के बीच में क्या आ रहा है, मार्च आ रहा है। मार्च आ रहा है तो मार्च में बोई गई फसलें, रबी और खरीफ के बीच की फसलें जो मार्च में बोकर जून में काट ली जाती है, मार्च में बोकर जून में काट ली जाती हैं, वो क्या होती हैं, जायद की फसलें कहलाती है। अब जायद की फसलों में जो होती है वो कौन कौन सी फसलें होती है, तो इसमें ये फसलें होती है जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर पाया जाता है। मुख्यतः नोट कर लीजिए, जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर पाया जाता है वो फसलें ट्रिक है, वो फसलें जायद की फसलें होती है। जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सभी फसलें जो होती है वो जायद की होती है। और ये फसलें हमेशा, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये फसलें जो कि हमेशा ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी के मौसम में बोई जाती हैं। तो स्टूडेंट ये आपका क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट को ये वीडियो मिल जाए और उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने नोट कुछ लिखवा दिया कि रबी ऋतु की फसलें जो होती है जैसे चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, कुसुम, तंबाकू, गन्ना, जो तंबाकू और गन्ना है, गेहूँ, जौ, बरसीम, लुसर्न आदि रबी ऋतु की फसलें हैं जो कि सामान्यतः लॉन्ग डे पौधे होते हैं। मतलब तंबाकू हो गए, गन्ना हो गया, बरसीन हो गया, ये सब फसलें जो होती हैं और बहुत सारी फसलें, इसमें चना भी है, मटर है, ये क्या होती है, लॉन्ग डे फसल होती हैं, लंबे समय तक के लिए। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट और आपको बताते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे आ गए हैं। नेक्स्ट है फसल चक्र। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है फसल चक्र के बारे में, तो हम फसल चक्र के यहाँ पे पढ़ने हम समझाएंगे आपको। फसल चक्र वो होता है किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो, फसल चक्र कहलाता है। मतलब एक निश्चित क्षेत्र, जैसे ये एक निश्चित क्षेत्र हो गया, इसमें आप जो भी फसल बोएंगे उससे उर्वरा शक्ति, मतलब ये जो उर्वरा है ज़मीन मिट्टी पे हो, उसकी उर्वरा शक्ति बचा रहे। अब कैसे बचा रहे, कैसे बचा रहे उर्वरा शक्ति, चलिए उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी टॉपिक बता देते हैं। अब देखिए इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से आप अगर पढ़ेंगे लिखेंगी, पहला है कि कम गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसलों का उगाया जाना चाहिए। ये पहला पॉइंट है। अगर कम गहरी जड़ वाली फसलें अगर आप बोए हैं फर्स्ट टाइम, तो आप सेकेंड टाइम जब भी फसल चक्र यही है, फसल चक्र का नियम यही है, रूल्स है, तो सेकेंड बार जब भी बुआई करेंगे वो गहरी जड़ वाली फसलों का बुआई करेंगे। अगला है जैसे अरहर के बाद गेहूँ। अरहर जो होता है वो आपके क्या होता है, कम गहरी, अरहर क्या होता है, कम गहरी जड़ वाली फसलें। वही गेहूं क्या होता है, अधिक गहरी वाली। अगला दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलों का बोना चाहिए। अगर आप दलहनी फसलें बो रहे हैं तो उसके बाद अदलहनी फसलों का यूज करें, क्योंकि दलहनी फसलें अगर बो रहे हैं तो नाइट्रोजन आपका मिट्टी में एकत्रित हो जाता है, तो अब अदलहनी फसलों का यूज करें, जिससे आपको ज़्यादा उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं है और जिससे मृदा भी बची रहेगी। अगला अधिक खाद एवं पानी चाहने वाले फसलों के बाद, अगर आप अधिक खाद और पानी चाहने वाला फसल बो दिए हैं एक फील्ड पे,
तो अब नेक्स्ट टाइम क्या करें कि खाद और पानी चाहने वाली, जो खाद और पानी कम चाह रहा है जिसमें, उसको बोए। नेक्स्ट और नोटिस है, नेक्स्ट नोटिस ये है कि आपको नोट बता रही है, नोटिस नहीं नोट है, ये है कि मृदा की उर्वरता शक्ति बनी रहती है। किसके लिए? फसल चक्र को अपनाने से क्या होता है, मृदा की उर्वरता शक्ति बनी रहती है। रोग, कीट व खरपतवार के नियंत्रण में सहायता मिलती है और सीमित साधनों का अधिकतर उपयोग कर अधिक उत्पादन करना संभव होता है। मृदा क्षरण घरेलू बाजार की पूर्ति के लिए। अब हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट ये बताते हैं कि जब भी आप फसल चक्र का यूज करेंगे, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, आपको पेपर में बस इतना ही लिखना है कि क्रॉप रोटेशन ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने जो अवधि होती है, जो एक नियत अवधि होती है, उसमें ऐसी प्रक्रिया अपनाना चाहिए जिससे हमारे जो मिट्टी है, जो मृदा है, उसकी उर्वरक शक्ति कभी कम न हो जबकि बढ़े ही। जैसे आप अगर अगर खेत में ज़्यादा उर्वरक छिड़काव कर रहे हैं, उसके बाद आप अगली जब भी खेती करेंगे तो आप ये करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आप कम उर्वरक वाली खेती करेंगे, जिससे क्या होता है कि आपकी जो मृदा है वो सेफ रहेंगे, बचे रहेंगे। वही नेक्स्ट है, अगर आप पानी ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, पहले टाइम अगर ऐसी फसल बोए हैं जिसमें आपने वाटर, उर्वरक बहुत सारी ज़्यादा मात्रा में दिया है, तो सेकेंड जो भी फसल बोएंगे, अगली बार जो भी फसल को, उसकी कटाई के बाद जो भी फसल बोएंगे, तो आप उसमें उर्वरक की मात्रा कम देंगे। तो ये है आपके फसल चक्र। फसल चक्र यही होता है कि आप ऐसा सिस्टम अपनाएंगे जिससे आपकी मृदा की शक्ति भी बची रहे और आप उर्वरक को भी बचाए रखें, आप वाटर को भी सेफ रखें, जिससे फसल के साथ साथ प्राकृतिक को भी नुकसान ना हो और आप कम पैसे में अपनी अच्छी से खेती कर सकें। तो जैसा कि स्टूडेंट, आज हमने आपको बता दिया है एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और बहुत ही अच्छे से समझा दिया। अगर आपके अंदर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपसे यही कहेंगे कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक्स करिए। और ये फर्स्ट क्लास था एग्रीकल्चर का, सेकंड क्लास कल रहेगा, तो आप एग्रीकल्चर के क्लासेस ज्वाइन करते रहिएगा क्योंकि रोज़ डेली वीडियो प्रोवाइड की जाएंगे। ये वीडियो सिर्फ ICAR UP कैटेट के लिए ही इम्पोर्टेंट्स है और किसी के लिए इम्पोर्टेंट्स नहीं है। लेकिन अगर आप इसे देखते हैं तो आप कोई भी एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसे क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।